हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी के लिए किसके साथ करार किया है? आपके पास ऑप्शन है हिंदुस्तान समाचार, ऑप्शन बी है दैनिक समाचार, ऑप्शन सी है प्रभात खबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाचार। हाल ही में प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी के लिए किसके साथ करार किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिंदुस्तान समाचार के साथ। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो हिंदुस्तान समाचार है यह प्रसार भारती को 2017 से ही वायर सर्विस प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब उन्होंने सोचा होगा कि अब प्रोफेशनली करते हैं, तो क्या हुआ, प्रसार भारती और हिंदुस्तान समाचार के बीच एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अनुसार प्रसार भारती पे करेगा हिंदुस्तान समाचार को 7.7 करोड़ रुपए। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जो हिंदुस्तान समाचार है यह प्रोवाइड करेगा एटलीस्ट 100 न्यूज स्टोरी एवरी डे किसे प्रसार भारती को, जिसमें इंक्लूड है ए मिनिमम ऑफ 10 नेशनल न्यूज एंड 40 लोकल स्टोरीज इन रीजनल लैंग्वेज। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी के लिए किसके साथ करार किया है? हिंदुस्तान समाचार के साथ। और 2017 से ही हिंदुस्तान समाचार वायर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती थी प्रसार भारती को। लेकिन अब एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, कब तक के लिए? मार्च 2025 तक। और इस एग्रीमेंट में क्या है, जो हिंदुस्तान समाचार है यह प्रोवाइड करेगी एटलीस्ट 100 न्यूज स्टोरीज एवरी डे किसे, प्रसार भारती को, जिसमें इंक्लूड होगा ए मिनिमम ऑफ 10 नेशनल न्यूज स्टोरीज एंड 40 लोकल स्टोरीज इन रीजनल लैंग्वेज। और इसका अपोजिशन ने काफ़ी विरोध किया है। हिंदुस्तान समाचार क्या है, एक मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। किसके द्वारा? शिवराम शंकर आप्टे, जो कि एक सीनियर आरएसएस प्रचारक और को फाउंडर थे किसके? विश्व हिंदू परिषद के। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने किस नीति के प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेशनल मैप पॉलिसी 2000, ऑप्शन बी है नेशनल मैप पॉलिसी 2001, ऑप्शन सी है नेशनल मैप पॉलिसी 2005, ऑप्शन डी है नेशनल मैप पॉलिसी 1995। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेशनल मैप पॉलिसी 2005। भारत सरकार ने किस नीति के प्रतिस्थापन के रूप में पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेशनल मैप पॉलिसी 2005। और इसका एम क्या है? इस पॉलिसी का उद्देश्य है सूचना अर्थव्यवस्था को, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का समर्थन करने के लिए स्थान केंद्रित उद्योग, लोकेशन सेंट्रिक इंडस्ट्री को मजबूत करना है। जो नया पॉलिसी आया हुआ है जिसका नाम क्या है, न्यू जियो स्पैटियल पॉलिसी 2022, इसका उद्देश्य है सूचना अर्थव्यवस्था, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का समर्थन करने के लिए लोकेशन सेंट्रिक इंडस्ट्री, स्थान केंद्रित उद्योग को मजबूत करना है। और यह नीति 2030 तक पूरे देश के लिए एक उच्च रिजोल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण, टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग और एक उच्च सटीकता डिजिटल उन्नयन मॉडल स्थापित करना चाहती है। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट आते हैं, बोर्थेगेरा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेडिकल प्लांट, एक औषधीय पौधा, ऑप्शन बी है सांप का प्रकार, ऑप्शन सी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये मेडिकल प्लांट एक औषधीय पौधा। बोर्थेगेरा क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए मेडिकल प्लांट एक औषधीय पौधा है, असम में पाया जाता है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? इसका साइंटिफिक नेम है गार्सिनिया पेडुनकुलाटा। साइंटिफिक नेम क्या है? गार्सिनिया पेडुनकुलाटा।
असमिया भाषा में आमतौर पर इसे क्या कहते हैं, बोरथेकेरा। असमिया भाषा लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बोरथेकेरा। यह क्या है, एक औषधीय पौधा है जिसे पारंपरिक रूप से कच्चा खाने से मना किया जाता है और इसे हृदय रोगों से बचाने के लिए पाया गया है। और इसे कच्चा खाने से मना क्यों किया गया, तो जब ये फल पक जाता है ना और इसका जो गुदा होता है, पल्प होता है, यह किस में काम आता है, हृदय रोगों से बचाने में काम आता है। मतलब हार्ट के लिए, दिल के लिए काफ़ी अच्छा क्या है, एक मेडिकल प्लांट है। इसलिए इसे कच्चा खाने से मना किया गया है क्योंकि इसका पका हुआ फल है, जो इसका पल्प होता है, गुदा होता है, यह हृदय रोगों से बचाने में काफ़ी कारगर है। और इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी डायबिटिक है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टी है और काफ़ी यूजफुल है, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है क्योंकि इसे कच्चा खाने से मना किया गया है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। बोरथेकेरा क्या है, तो एक औषधीय पौधा है, मेडिकल प्लांट है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, असम में पाया जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है, गार्सिनिया पेडुनकुलाटा है। और इसे कच्चा खाने से मना किया गया है, क्यों, क्योंकि जो कच्चा खा लेंगे तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा ना, और यह काम कब करेगा, जब यह पक जाता है। जो इसका पल्प होता है, गुदा होता है, यह हृदय रोगों से बचाने में काफ़ी कारगर है। और इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक है, मतलब काफ़ी यूजफुल है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। सूरसिंगार क्या है, सूरसिंगार एक प्राचीन तार वाला वाद्य यंत्र है जो सरोज जैसा दिखता है लेकिन इसकी ध्वनि गहरी होती है। और इसका बॉडी जो होता है, वुडन बॉडी होता है, लकड़ी का बॉडी होता है, जिसमें 4 ब्रास या ब्रोंज स्ट्रिंग प्लग्ड होते हैं, किसके साथ, मेटल पिक के साथ। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है, तो मोदी जी ने अभी मन की बात कही थी, उसमें मोदी जी ने सूरसिंगार का नाम लिया था। नेक्स्ट आते हैं, इस वर्ष सीनियर मिशन लीडर्स पाठ्यक्रम किस देश में आयोजित किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। इस साल सीनियर मिशन लीडर्स पाठ्यक्रम कोर्स किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान में। और जापान में कहाँ, टोक्यो में। जापान में कहाँ, टोक्यो में। कब से कब तक होगा, तो 19 से 30 जून। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जितने भी स्टेट हैं, उनके स्टेट और यूटी है, उनके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लेटर लिखा है। और लेटर में यह कहा गया है कि आप क्या कीजिए, 3 कैंडिडेट को नॉमिनेट कीजिए, जिसमें एक मिलिट्री से होना चाहिए, एक पुलिस से और एक सिविलियन डोमेन से। किसके लिए, फॉर द सीनियर मिशन लीडर्स के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सीनियर मिशन लीडर्स कोर्स है, पाठ्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में मिशन के नेताओं के रूप में भविष्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए वरिष्ठ कर्मियों को तैयार करना है, जिससे उन्हें ऐसे मिशनों की योजना बनाने, प्रबंधन करने और नेतृत्व करने में सक्षम बनाया जा सके। तो जो SLM सीनियर मिशन लीडर्स कोर्स है, इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में मिशन के नेताओं के रूप में भविष्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए वरिष्ठ कर्मियों को तैयार करना है, जिससे उन्हें ऐसे मिशनों की योजना बनाने, प्रबंधन करने और नेतृत्व करने में सक्षम बनाया जा सके। और इसे संचालित कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र के KIPTC में कार्यरत शांति संचालन विभाग DPCO SML पाठ्यक्रम संचालित करता है। और KIPTC का मतलब क्या हुआ, कोफी अन्नान इंटरनेशनल पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट आते हैं, रायसीना डायलॉग 2023 की थीम क्या है। आपके पास ऑप्शन है वन अर्थ वन फैमिली, ऑप्शन बी है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी है वन वर्ल्ड वन फैमिली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। रायसीना डायलॉग 2023 की थीम क्या है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट आते हैं,
भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत W20 वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, औरंगाबाद। और औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है NSE, ऑप्शन डी है BSE। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NSE। किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NSE। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है NSE के MD एंड CEO कौन है? MD एंड CEO कौन है? शायद आशीष कुमार चौहान है, लेकिन आपको इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं, UPI लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी है गूगल पे, ऑप्शन सी है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। UPI लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं UPI लाइट के बारे में। UPI लाइट कई छोटे मूल्य वाले UPI लेन देन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा सक्षम एक सुविधा है। UPI लाइट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। तो UPI लाइट क्या है? कई छोटे मूल्य वाले UPI लेन देन के लिए किसके द्वारा सक्षम एक सुविधा है? तो इसे किसे डेवलप किया है? तो NPCI ने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। और UPI लाइट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2022 में। UPI लाइट आपको पिन का उपयोग किए बिना 200 रुपये या उससे कम का तत्काल लेन देन करने देता है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? UPI लाइट की लिमिट क्या है? तो मैक्सिमम 200 रुपये तक लेन देन कर सकते हैं बिना पिन का यूज किए। और करेंटली अभी 9 बैंक सपोर्ट करता है पेटीएम UPI लाइट को। कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, PNB, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, UPI लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। और UPI लाइट क्या है? कई छोटे मूल्य वाले UPI लेन देन के लिए NPCI द्वारा सक्षम एक सुविधा है। और UPI लाइट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। और UPI लाइट की लिमिट क्या है? तो 200 रुपये तक या उससे कम का तत्काल लेन देन करने देता है बिना पिन का उपयोग किए। और करेंटली 9 बैंक सपोर्ट करती है पेटीएम UPI लाइट को। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट का मेज़बान है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है सिक्किम। पहली बार हुआ है 2023 में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। कौन सा राज्य ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट का मेज़बान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। और इस समिट में क्या हुआ है? केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, किस राज्य ने अपने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता किया है? तो केरल ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है UP। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। माइनिंग के दौरान मिला था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं
नेक्स्ट आते हैं, करकट्टम मुख्यतः किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है। अच्छा, ये नीच में क्यों है करकट्टम, तो मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था और एक नाम लिया था, उस नाम को आपको याद रखना है, जो कि परफॉर्मर थी किसकी, करकट्टम की, भी दुर्गा देवी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, भी दुर्गा देवी। करकट्टम मुख्यतः किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है। आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। करकट्टम मुख्यतः किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। इसके अलावा केरल के भी कुछ पार्ट में होता है, लेकिन मेनली किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यह कहा जाता है कि यह नृत्य वर्षा की देवी मरियम्मन का आवाहन करता है और इस नृत्य के लिए बजाए जाने वाले संगीत को क्या कहा जाता है, अमृतवर्षिणी। और इस नृत्य को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, एक है आपका आटा करकम और दूसरा है शक्ति करकम। तो आटा करकम में क्या होता है, यह खुशी का प्रतीक है, यह मुख्य रूप से मनोरंजन के रूप में किया जाता है। और जो शक्ति करकम है, यह केवल मंदिरों में आध्यात्मिक भेंट के रूप में किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अट्टा करकम और शक्ति करकम में। जो अट्टा करकम है, यह खुशी का प्रतीक है, यह मुख्य रूप से मनोरंजन के रूप में किया जाता है, जॉय के लिए। और जो शक्ति करकम है, केवल मंदिरों में आध्यात्मिक भेंट के रूप में किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, करकट्टम मेनली किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का। यह नृत्य वर्षा की देवी मरियम्मन का आवाहन करती है। नृत्य के लिए बजाए जाने वाले संगीत को क्या कहा जाता है, अमृतवर्षिणी। और इस नृत्य को दो पार्ट में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। अट्टा करकम जो कि खुशी का प्रतीक है, जॉय का, यह मुख्य रूप से मनोरंजन के रूप में किया जाता है। और एक है शक्ति करकम, यह केवल मंदिरों में आध्यात्मिक भेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। आपके पास ऑप्शन है 52, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 42। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 42। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 42। और यह जो रैंक आया हुआ है एमॉन्ग 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी में आया हुआ है, भारत की रैंक कितनी है, 42 है। और किसके द्वारा रिलीज किया गया है, बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो आपको याद क्या रखना है, इंडिया रैंक्स 42 एमॉन्ग 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी, और इसको रिलीज किया गया है बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस वर्ष तक के कलाकारों को दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 30। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 40। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस वर्ष तक के कलाकारों को दिया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 40। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है। श्री जी किशन रेड्डी ने भारत के उन 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 के लिए प्रदान किए, जिन्होंने प्रदर्शन कला के अपने संबंधित क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और उन्होंने आगे इस तथ्य पर प्रकाश डाला, उन्होंने मतलब काफ़ी फोकस के साथ कहा था कि देश के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के 19 कलाकारों ने पुरस्कार जीता है, जो इस क्षेत्र की बदली हुई परिस्थितियों को दर्शाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया, उसमें कितने कलाकार नॉर्थ ईस्ट एरिया से थे, तो 19 कलाकार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार को स्टार्ट कब किया गया था, तो 2006 में। ठीक है, इसे शुरू कब किया गया था, 2006 में। तो एक बार और देख लेते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस वर्ष तक के कलाकारों को दिया जाता है, तो 40। श्री जी किशन रेड्डी ने भारत के 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किए।
इसके अलावा देश के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व क्षेत्र के कितने कलाकारों ने पुरस्कार जीता है? तो 19 ने। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार शुरू कब किया गया था? 2006 में। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ये एग्रीमेंट है किसके बीच साइन हुआ है? तो ISA के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर और बांग्लादेश पावर डिवीज़न सेक्रेटरी मोहम्मद हबीबुर रहमान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच हुआ है? ISA के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर और बांग्लादेश पावर डिवीज़न सेक्रेटरी मोहम्मद हबीबुर रहमान के बीच। और बांग्लादेश का एम है 4000 मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करना। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2030, 2030 तक। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत क्या क्या इंक्लूड है? 12 ट्रॉली माउंटेड सोलर इरिगेशन सिस्टम ऑफ 2 किलोवाट ईच। किसके लिए? फॉर बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो भारत और ISA और बांग्लादेश के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो सबसे पहले क्या है? 12 ट्रॉली माउंटेड सोलर इरिगेशन सिस्टम 2 किलोवाट ईच। किसके लिए है? बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। 12 पोर्टेबल सोलर पैडी थ्रेशर ऑफ 2 किलोवाट ईच। फिर है आपका 1.5 किलोवाट सोलर ड्रिंकिंग वाटर प्लांट। फिर है इंस्टॉलेशन ऑफ 2 रूफटॉप सोलर ऑफ 22 किलोवाट कैपेसिटी एंड एनी 1 रेलवे इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म एमोंग अदर्स। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश ने। और एग्रीमेंट किसके बीच हुआ? तो ISA डायरेक्टर जनरल अजय माथुर और बांग्लादेश पावर डिवीज़न सेक्रेटरी मोहम्मद हबीबुर रहमान के बीच। और बांग्लादेश का एम है 4000 मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करना। कब तक? 2030 तक। और इस एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? तो सबसे पहले है 12 ट्रॉली माउंटेड सोलर इरिगेशन सिस्टम। कितने पावर का है? 2 किलोवाट ईच। और किसके लिए? बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। इसके अलावा 12 पोर्टेबल सोलर पैडी थ्रेशर ऑफ 2 किलोवाट ईच। 1.5 किलोवाट सोलर ड्रिंकिंग वाटर प्लांट। इंस्टॉलेशन ऑफ 2 रूफटॉप सोलर ऑफ 22 किलोवाट कैपेसिटी एंड एनी 1 रेलवे इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है? आपके पास ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास ग्लोबल ग्रोथ में 15% योगदान करने की क्षमता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारे प्यारे देश भारत में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य में शहरी शीतलन कार्यक्रम अर्बन कूलिंग प्रोग्राम को लागू करने के लिए UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य में अर्बन कूलिंग प्रोग्राम शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट आते हैं, धरोई आर्द्रभूमि धरोई वेटलैंड जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। धरोई वेटलैंड जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं,
भारत सरकार ने इस वर्ष किसानों से कितने मिलियन टन गेहूं खरीदने की योजना बनाई है? आपके पास ऑप्शन है 45.2 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 60.2 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 34.1 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 92.1 मिलियन टन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 34.1 मिलियन टन। भारत सरकार ने इस वर्ष किसानों से कितने मिलियन टन गेहूं खरीदने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 34.1 मिलियन टन। नेक्स्ट आते हैं, मूडीज ने 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितना बढ़ा दिया है? आपके पास ऑप्शन है 5.5%, ऑप्शन बी है 7.5%, ऑप्शन सी है 8.5%, ऑप्शन डी है 3.5%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5.5%। मूडीज ने 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितना बढ़ा दिया है, कितना रेज किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5.5%। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लागू करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। और इसे शुरू कब किया गया था? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्टार्ट कब हुआ था? 2008 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।